बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशस्तें थीं वो बाकी सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को क्या अदालती रिलीफ मिलेगा? और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो है ज़ाहिर बात है तहरीक-ए-इंसाफ जाएगी कोर्ट में, हाई कोर्ट जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या अदालती रिलीफ जो है इन नशिस्तों पर उन्हें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर आज फॉर्म 45 जो है वो जारी कर दी गई हैं वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन की। ये फॉर्म 45 14 दिन के अंदर जो है वो अपलोड होने थे वेबसाइट पर, लेकिन आज जो है वो इन्हें जारी किया गया है। काफ़ी ताख़ीर का शिकार रहे ये फॉर्म 45, और इसी फॉर्म 45 के मुतल्लिक ही तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही है। इसके साथ साथ फॉर्म 45 के साथ साथ फॉर्म 48 है, फॉर्म 49 है, वो भी जारी कर दी गई है। और फिर हम बात करेंगे माशी सूरत हाल की भी इस प्रोग्राम में कि जो आइंदा आने वाले चैलेंजेस हैं माशी सूरत हाल पे, वो किस हद तक जो है वो मुल्क पर असरअंदाज होंगे। महंगाई है, बिजली गैस के बिल हैं, और हुकूमत के लंबे चौड़े वादे भी हैं आवाम से, वो वादे किस हद तक कामयाब होंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे, हमारे साथ तजियाकार होंगे मौजूद, हमारे साथ सियासतदान होंगे मौजूद, और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुनैद अकबर खान साहब जो हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन बात करते हैं। जुनैद साहब बताइएगा, एक तो आपकी मखसूस नशिस्तें आज जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम हो गई, तो क्या ऑप्शन क्या है अब तहरीक इंसाफ के पास कि क्या कोर्ट का दरवाज़ा ना किया जाएगा, कोई अदालती रिलीफ मिल सकता है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। अदालती रिलीफ मिले या न मिले, हमें तो अदालतों से इसी मामले में कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसको हम अदालत में भी लेके जाएंगे, वहाँ भी लड़ेंगे, असम्बली में भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और रोडों पे भी इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। जितने भी फ़ोरम हमें मुयस्सर होंगे, चाहे उससे हमें रिलीफ मिले या न मिले, तो हर फोरम पर इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम लड़ेंगे। ठीक, तो जो आज एक करारदाद पेश की गई जो है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, उसकी आप पार्लियामेंटेरियन हैं और निसार खड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? करारदाद के बायस करारदाद जमा होगी, ये पास भी अगर हो जाए तो जिस शख्स को सजा हो जाए, अदालती मामला है, तो उस पर क्या उससे रिहाई मिल सकती है? नहीं, वो तो हमें पता है कि करारदाद तो पहले तो पास नहीं होगी, क्योंकि हमें मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं है। दूसरी ये हमें पता है कि ये अदालतों से, लेकिन ये भी हमें पता है कि अदालतों ने किस तरह उसको सज़ा दी। वो सारों को पता है कि केस में कुछ है ही नहीं, किसी की फरमाइश पर, किसी की ख्वाहिश पर जो है वो सज़ाएँ दी गई। तो इससे हम सिर्फ ये कि वो हमारी जो है हम अपनी बात, खान की बात असम्बली में उठाए, खान के लिए बात करें। तो चूँकि असम्बली का फ्लोर हमें अवेलेबल है, तो उस पर हमने खान के लिए बात उठानी है, खान के लिए। बाकी हमें अंदाज़ा है कि न तो ये करारदाद पास होगी और न करारदाद से उसकी केसेस कम होगा, लेकिन उसको उन अदारों से जो उनके पीछे जो केसों के जिसने उसे बनाए, जिसने उसे सज़ा दिलवाई, उन लोगों को एक पैगाम होगा। और हमारी जो खान के लिए, क्योंकि इस असम्बली में जो है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि इस दफ़ा हमें वोट कानून साजी के लिए नहीं मिला। इस दफ़ा हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर ने हमें खान के लिए भेजा कि आपने खान की बात करनी, खान की बात उठानी। तो अवाम की बात नहीं करनी इस दफ़ा हमारे अवाम की खान से जुड़े हुए, इसलिए अवाम की मैं जो आया हूँ ना, अवाम के वोटों से आया हूँ, लेकिन खान के नाम पे आया हूँ। तो इसलिए हमें बोझा गया कि खान के लिए हम जितनी फोरम है उस इस्तेमाल करें। तो असम्बली भी एक फोरम है हमारे लिए, और वोटों की ज़्यादातर हमें किसी ने ये नहीं कहा कि यार अब इस दफ़ा आपने हमारे लिए क्या करना है। हमें यही है कि हम आपको वोट देंगे, आपने खान का वफादार रहना है, खान के साथ खड़ा रहना है, और खान की बात जो यार फोरम पर उठाना है। तो सर अवाम का भी हक बनता है। चलें, निसार खड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। सर बताइएगा, आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें थी, तहरीक इंसाफ की कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कह लें, वो आपको भी मिली हैं, नून लीग को भी मिली हैं, तकसीम कर दी हैं इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या आप समझते हैं कि जो ये नशिस्तें हैं बरकरार रहेंगी? आपकी बाद में कोई अदालती रिलीफ अगर मिल गया, फैसला आ गया, तो फिर मामला खराब हो जाएगा? देखिए, आपने सिर्फ दो जमातों का पता नहीं क्यों जिक्र किया। एमक्यूएम भी है सर, बाकी जमातें भी हैं। आपने उसका नाम नहीं लिया ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलें सर। हाँ, आपने नाम नहीं लिया, जी जी, चलें। जो जमात असेंबली में खड़ी हुई थी और उसने अपनी रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा करवाई थी, उनको हक पहुंचता है कि वो क्लेम करें, अगर वो इस अंदाज से जीते हैं तो। जी जी।
अब मुस्लिम लीग के पास शायद 100 से ज्यादा सीटें आ गई हैं और पीपुल्स पार्टी के पास कोई 70 के करीब हैं, मुत्तहिदा के पास कई 20 के ऊपर हैं शायद। जी जी। वो क्लेम कर सकती हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनको दे तो दिया, ठीक है। अब वो पीटीआई या सिंध सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर मुनहसर है कि वो कोर्टों से रुजू करते हैं कि नहीं करते। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया, हो सकता है वो किसी को फैसला अच्छा लगे बुरा लगे, जी जी। लेकिन अब उसका मदावा अगर किसी ने करना है तो वो जाके कोर्ट होंगी। अगर ये कोर्ट जाते हैं तो, अगर ये कोर्ट नहीं जाते तो जिनको जो ज्यादा सीटें अलॉट हो गई हैं वो कायम रहेंगी। सही है। तो खोड़ो साहब, एक तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू से शोर कर रही थी फार्म 45 का, और आज फार्म 45 भी जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो आपको लगता है कि इससे कोई तहरीक इंसाफ को कोई फर्क पड़ेगा, या इस इलेक्शन सिस्टम कमीशन ने क्या कर दिया है? सर फार्म 45 जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। ज़ाहिर बात तहरीक इंसाफ शोर कर रही थी कि फार्म 45 जो है वो सामने लाया जाए, उनके पास फार्म 45 हैं। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है तहरीक इंसाफ को या बाकी जमातों को कि फार्म 45 जो है अगर अपलोड हो गया, ये सामने आ गया? तो भाई मसला था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जी, इसमें फर्क ना हो। देखो फॉर्म 45 होता है हर पॉलिटिक्स का नतीजा, 47 होता है कंपाइलेशन। ठीक है। कंपाइल करके और एक पन्ना जारी कर देते हैं कि फॉर्म 47 में इतने वोट हुए। अब अगर उनमें फर्क है, अगर उनमें उसमें कोई फर्क है तो वो है फैसला करवाने का जेल। जी जी। 45 और 47 में फर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ मजा कथा सिर्फ यही है। अगर फॉर्म 45 डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है और वो और 47 एक ही दिखाई देते हैं तो फिर केस क्या बनेगा? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो खोड़ो साहब, आप सर पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे एक नुक्ता समझाइएगा। अभी मैंने बात की, जुनैद अकबर खान साहब बैठे मेरे पास स्टूडियो में, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज इन्होंने करारदाद जमा करवाई है कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए। एक ऐसा शख्स सर जो लीडर जिसको सज़ा हो गई हो कोर्ट से, और उसकी करारदाद जो है वो कौमी असम्बली के अंदर रिहाई के लिए जमा हो तो उसकी क्या कानूनी हैसियत हो सकती है सर? मैं समझता हूं ये एक कोर्ट की दी हुई सजा, कोर्ट की दी हुई सजा कौमी असेंबली शायद कंडोन न कर सके। जी। अगर अख्तियार किसी के पास होगा तो वो शायद सदर मुल्कत होगा। देखें, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे, सजा मिली थी। सजा मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूं, मुझे इलाज के लिए सऊदी अरब जाने की इजाजत दी। जी जी। उस वक्त जनरल मुशर्रफ हुकूमत में थे, ये शायद दरखास्त लिखी गई थी मुशर्रफ साहब को। मुशर्रफ साहब ने आगे कर दिया रफीक तारड़ के पास, जो उस वक्त सदर मुमलिकत थे। जी जी। सदर मुमलिकत ने उनकी सजा को कंडोन करके उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। ठीक है। अभी सदर साहब तक तो जा सकती है बात, लेकिन कौमी असेंबली की करारदाद कोर्ट के फैसलों पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकती। ऐसे ही कोर्ट का फैसला होता है, उसका सिर्फ है कि अगर हाई कोर्ट ने सजा दी है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। जी जी। ऐसे ही। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है तो रिव्यू में जाओ। ऐसा ही है। जो फैसला हो तो फिर सदर पाकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन जो है वो सदर पाकिस्तान के पास अब वक्त कम रह गया है। जुनैद साहब, मुझे बताइएगा कि जो कौमी असम्बली के अंदर आप फरमा रहे हैं कि हमें अवाम ने कहा है कि सिर्फ खान की बात करनी है, तो कौमी असम्बली के अंदर जो माहौल बना हुआ है, खोड़ो साहब भी मौजूद हैं, वो भी सारे हालात देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह का ईवान चलेगा, किस तरह फिर सिस्टम चलेगा कि आप ना बात सुनते हैं ट्रेजरी बेंच की, ना प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं, ना बिलावल की बात सुनते हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, MNAs हैं, तो फिर सिस्टम चलेगा सर कैसे? सर जी, मैं यही बात करना कोशिश कर रहा हूँ कि इस असम्बली को हम असम्बली मानते ही नहीं। ठीक है। ये जो यहाँ पर हमारा तो यही तो हमारा झगड़ा है ना कि हमारे वोट जो है हमसे, हमारा हक हमसे छीना गया। जितने हमारी जो 45 के मुताबिक 180 सीटें हमारी बनती थी और जिसकी रिजर्व आ जाए तो 223 बनती थी। हाँ जी। तो ये लोग जो डाके से आए, जो कोई गलत तरीके से आए, तो हम अब उसको किस तरह असम्बली माने, या इस तरह किस तरह उसकी कानून साजी को किस तरह हम? लेकिन आप उसी असम्बली पे हलफ ले चुके हैं। माजरत के साथ सर
खोड़ो साहब, माजरत के साथ मैं भाई साहब, जो भी साहब हैं, जुनैद साहब हैं सर, उनकी खिदमत में अर्ज है कि अगर आप कौमी असेंबली को कुछ नहीं मानते, उसको बिलीव ही नहीं करते, उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते, तो फिर इस असेंबली में रेजोल्यूशन पेश करने का तो कोई तुक समझ में नहीं आया। जी हाँ जी, हलो पी लिया सर। और दूसरी बात कि अगर आप असेंबली को कुछ नहीं समझते तो वहां हल्फ भी तो आपने ले लिया जी, आप मेंबर तो बन गए, आपने प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला भी किया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी मुकाबला किया, वोट भी लिए सर। आप तो सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं ना। जी, फिर ये क्यों कहते हैं आप, यदि हम तो रिकग्नाइज करते हैं रिगिंग हुई है, आप उसके लिए प्रूफ करें कोर्टों में, इलेक्शन कमीशन में, कोर्टों में। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपकी जो बढ़नी है वो मुझे समझ में इसलिए नहीं आती कि ये आपसे गलती हो गई, नजरअंदाज किया इस चीज को, आपने वो रिजर्व सीटों के लिए लिस्ट नहीं भेजी, और ये लिस्ट भेज भी नहीं सकते थे आप, क्योंकि आपके सारे उम्मीदवार आजाद खड़े थे, और आजाद मेंबर जो खड़े होते हैं वो लिस्ट नहीं भेज सकते, वो पार्टी नहीं है, ये पार्टी लिस्ट बनती है, पार्टी पेश करती है लिस्ट की हमारे इतने रिजर्व सीटों के हम नाम पेश कर रहे हैं, अगर हम इतने जीत गए तो हमें इतने मिले जी। अब वो आजाद मेंबर तो कर नहीं सकते थे। फिर आपसे दूसरी गलती ये हुई है कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके शामिल हुए हैं, जिसने भी कोई पार्टी की लिस्ट भेजी नहीं थी, उसके जो सरबराह थे वो खुद आजाद तौर पर जीते हैं। जी जी, अगर वो जीते आजाद तौर पर, पार्टी ने कोई लिस्ट नहीं दी, आप उस पार्टी में शामिल होकर भी बगैर लिस्ट के हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया है तो उस टेक्निकल बुनियादों पर किया है। जी। अगर एक नाम भी दिया हुआ होता तो भी शायद आप कुछ क्लेम कर। तो जुनैद साहब आप देखिए, आप एक सेकंड जी खोड़ साहब, देखिए, दूसरी जमातें थी जो इलेक्शन में खड़ी थी, जमा इस्लामी थी, ANP थी, महमूद खान अचकदई की पार्टी थी, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, ये सारी पार्टियां थी ना। ऐसा ही है। आपने खुद चुना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए आपको पता होना चाहिए था कि उन्होंने कोई लिस्ट भी दी है कि नहीं दी है। अगर उसने कोई लिस्ट नहीं दी है तो आपका फिर क्लेम। सर मैं जरा जुनैद साहब से सर रिप्लाई ले लूं उनका। सर अपना जुनैद साहब आप बताएं, रिप्लाई करना चाहेंगे? मैं कोड़ा साहब की मैं मुआज़रत के साथ, मेरी सीनियर है, मेरे काबिल कदर है। इस असम्बली में हम जो पहली दफ़ा हमने गलती की थी, जो असम्बली से निकल गए थे, एक फोरम था हमारे जो हम बात कर सकते, तो हमने इलेक्शन में इसलिए नहीं हिस्सा लिया कि हम इस वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानते या स्पीकर को स्पीकर मानते, क्योंकि ये जो वज़ीर आज़म को जो हमारे पास जो 45 के मुताबिक 17 सीटें उस नून वालों ने ली, तो अगर ये हम असम्बली में ना आते तो जो खान की हम बात करते, जो हम 45 की बात, ये फोरम हमसे हमारे पास ना होता, तो हम सिर्फ इसलिए आए। दूसरी सीनेटर साहब ने बात की, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं सीनेटर साहब के सामने माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि कीपी में इस तरह हुआ था कि बाप पार्टी जो बनी थी, बाप का वहाँ लिस्ट उसने नहीं दिया था। 3 फाटा के 3 एक्स फाटा जो था, जो बाद में इलेक्शन हुआ था, तो 3 MPs आज़ाद जीत के आए और फिर उन्होंने बाप ज्वाइन की और फिर तो उसको रिजर्व मिल गया। तो ये कोई नई बात नहीं थी। दूसरी बात ये है कि टेक्निकलिटी के पीछे अगर चुप ना हो तो ये अलग बात है, लेकिन ये सबको पता है, अगर मुझे वोट मिला है या जो 92 MNAs हमारे मौजूदा असम्बली में है, तो ये इमरान खान का है, ये इमरान खान का मैंडेट है, और ये पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तानी अवाम का, इसने इमरान खान को दिया, इमरान खान को दिया, तो ये रिजर्व भी। माजरत के साथ आप, मैं बात कंप्लीट कर लूँ, आप मेरे काबिल मोहतराम है, लेकिन आप बात करने तो मुझे देना। दूसरी ये बात नहीं है कि निशान हमें पहले से, मैंने असम्बली की फ्लोर पे भी बात की, 9 मई का वाकया होता है, और 11-12 मई को जो है, जो हमारे लोग पकड़े जाते हैं, तो उनसे जो लोग मुलाकात करने आ जाते हैं, तो वो 9 मई को 12 मई को उसको बताते हैं कि आपके पास निशान नहीं होगा। अगर फैसला जनवरी में आना है तो 12 मई को उन लोगों को क्या पता था? तो ये जो इलेक्शन का था, ये तो नहीं था, ये तो हमारा मैंडेट पे डाका है। यही मैं कह रहा हूँ कि यही जो इल्ज़ाम था, ये NPP भी था। NP ने भी इलेक्शन नहीं किया था, लेकिन इसी इलेक्शन कमीशन ने उसको 20,000 रुपए जुर्माना किया। मुझे सर एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है खड़ो साहब, वाकई ये बड़ी डिबेट है, और इस डिबेट के में ज़ाहिर बात है, अवाम पता नहीं कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पहुँच चुके हैं, लेकिन अवाम की वो कहते हैं हमने बात नहीं करनी, हमने खान की बात करनी है।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ होंगे तजियाकार भी, और जो सियासी सूरत हाल चल रही है इस पर बात करेंगे कि ये जा किस तरफ रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि हुकूमत साजी मुकम्मल हो गई है और अब बारी है काबीना की कि काबीना जो है उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और क्या काबीना वाकई ही डिलीवर कर पाएगी जो वादे वईद किए गए हैं, जो मंशूर का ऐलान किया गया था वो पूरे होंगे या नहीं पूरे होंगे। फिर सियासी सूरत हाल जो है किस तरफ जा रही है। मुजम्मल सर वर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुजम्मल भाई मुझे बताइएगा कि एक तो काबीना पर जो बोझ है फेडरल कैबिनेट पर, आप कल मौजूद थे ईवान सदर में भी और आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म का ऑफ भी हो गया और वहाँ पे सब लोग मौजूद थे। अब बारी है काबीना की, और जो काबीना ने जो मंशूर का ऐलान किया हुआ है नून लीग ने और शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने जो वादे वईद किए हुए हैं अपने 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 हलकों की आवाम के साथ, वो किस हद तक आप देख रहे हैं कि पूरे हो पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो महंगाई का खात्मा है। बिजली और गैस सस्ती करना इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर आप 100 काम भी कर लें और ये काम ना कर सकें तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लिहाजा एक तरफ तो ऐसी फिस्कल स्पेस पैदा करनी है इस हुकूमत को कि ये बिजली और गैस के बिलों में कौम को रिलीफ दे सके। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, महंगे बिल इस हुकूमत की मकबूलियत का मजीद जनाजा निकाल देंगे। सही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत का तो इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिलों में कैसे रिलीफ देगी। सबसे बड़ा वायदा भी महंगाई का खात्मा है, सबसे बड़ी नाराजगी भी महंगाई है, सबसे बड़ा वोट बैंक भी महंगाई है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में 1 पॉइंट एजेंडा है वफाकी हुकूमत के पास कि उसने बिजली और गैस सस्ती करनी है, पेट्रोल सस्ता करना है। और लेकिन सर आईएमएफ भी तो है ना सर, आईएमएफ जो बात करने जा रहे हैं तो आईएमएफ ये अलाउ करेगी कि बिजली गैस के बिल कम किए जाएं? वो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली स्पीच में बिजली और गैस की चोरी के सद्देबाब की बात की है, प्राइवेटाइजेशन की बात की है, बिजली के रिकवरी के मैकेनिज्म की बात की है। मेरे ख्याल में इनको डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना होगा, बिजली की रिकवरी का निज़ाम प्राइवेटाइज करना होगा और किसी न किसी तरह बिजली जो जिन इलाकों में चोरी है वहाँ पर कम देनी होगी, जहाँ बिल पूरे हैं वहाँ ज़्यादा देनी होगी और ये घाटे के सौदे ख़त्म करने होंगे। उसके लिए एक स्मार्ट गवर्नेंस की ज़रूरत होगी। जिन इलाकों में 90% बिजली चोरी है वहाँ पर कि पूरी बिजली कैसे दी जा सकती है। तो ये 2013-14 में भी ये मॉडल शुरू किया गया था और मैं समझता हूँ ये दोबारा लाना पड़ेगा कि हम जहाँ बिजली चोरी 60% है, 70% है, 90% है, वहाँ पर ज़्यादा बिजली देकर ज़्यादा नुकसान करने की बजाय पहले वहाँ बिजली चोरी को ठीक किया जाए। फिर स्मार्ट मीटरिंग की भी बात है। गवर्नमेंट के पास वक्त कम है और इसका मुकाबला सख्त है। अब ये गवर्नमेंट आ गई है, अब हमें इससे काम पर बात करनी है। मुजम्मल साहब, कौमी असम्बली का जो हाल है वो हम देख रहे हैं कि एक हंगामा राई है, बैनर्स हैं, पोस्टर हैं, वो लहराए जा रहे हैं और ना तो किसी की बात सुनी जा रही है, ना कोई बात जो है वो किसी को कन्वे की जा रही है। अभी मेरे साथ मौजूद थे जुनैद अकबर खान साहब तहरीक इंसाफ से, वो कह रहे थे कि हमें वोट मिला है सिर्फ खान की बात करने का। मैंने कहा जी अवाम ने वोट दिया अपनी बात करने के लिए, तो खान की बात तो करें लेकिन अवाम की बात भी करें। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? फिर अगर इसी तरह चलता रहा तो ना कानून साजी होगी, ना कोई मसाइल हल हो पाएंगे। नहीं, सब कुछ हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। इनके शोर में वजीर आजम का इंतखाब हो गया है, इनके एहतजाज में स्पीकर का इंतखाब हो गया है, इनके एहतजाज में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है, इनके एहतजाज में सब ने अपनी बात कर ली है। तो कौमी असम्बली की कार्रवाई चल रही है। इनका शोर जारी रहना चाहिए और कौमी असम्बली की कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए। मुझे लगता है इस हुकूमत के पास आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो गया है उसके बाद इस हुकूमत के पास 2/3 के करीब आ जाएगी। ये तो आइन साजी भी कर सकेंगे, कानून साजी भी कर सकेंगे। तो तहरीक इंसाफ के शोर से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। वो उनको बल्कि उनको थकाना इस तरह चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कौमी असम्बली के इजलास बुलाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा शोर करें, हर वक्त मौजूद रहने की टेंशन रहे। फिर एक स्टेज खुद आ जाएगी कि वो कहेंगे अच्छा हमारे शोर से कुछ नहीं हो रहा, कोई और बात करते। सही, हमने ये भी देख रहे हैं सर कि जो हालात चल रहे हैं और आज एक बड़ी जो है वो करारदाद पेश की गई है कौमी असम्बली में, जमा करवाई गई है
कि तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए। एक ऐसा शख्स मुजम्मल साहब जिसको सजा हुई हो, जिसको कोर्ट ने सजा दी हो, तो उसे कौमी असम्बली की करारदाद कैसे बचा सकती है सर? देखें, जब असद कैसर साहब जब मिसाक मुफाहमत दिया गया की पेशकश की गई, जब बिलावल भुट्टो ने भी रिकन्सिलेशन की बात की, तो असद कैसर साहब ने कहा कि पहले इमरान खान को रिहा करें फिर बात करेंगे। मैं समझता हूं कि इमरान खान की रिहाई कौमी असम्बली के फ्लोर पर मांगना एनआरओ मांगने के मुतरादिफ है। ठीक, क्योंकि जब आप हुकूमत को कहते हैं कि आप हमारे केस खत्म करें तो आप एनआरओ मांग रहे हैं। हाँ। यहाँ तो आप अदालतों में जाके खुद को बेगुनाह साबित कर लें तो वो और बात है, लेकिन जब आप किसी हुकूमत को कहते हैं कि आप मेरे केस खत्म कर दें, मेरे बंदे को रिहा कर दें, तो आप उस हुकूमत से एनआरओ मांग रहे हैं। ये तो अब हुकूमत का फैसला है कि उसने एनआरओ देना है या नहीं देना, लेकिन आप मुकाफात अमल देखें, कल तक जो कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे, हाँ, वो आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर एनआरओ मांग रहे हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि हम ना प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, ना इस असम्बली को मानते हैं, ना इस कानून को मानते हैं, तो उसी असम्बली में जो है वो करारदाद पेश की जा रही है। सारी दुनिया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान रही है, दुनिया के तमाम सरबराह मुमलिकत उनको मुबारकबाद के पैगाम भेज रहे हैं। उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन इस बात का सबूत है कि आलमी दुनिया ने इन इंतखाबात को शफाफ भी माना है और कबूल भी किया है। और तहरीक-ए-इंसाफ को समझ आनी चाहिए कि 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब को दुनिया के सरबराहान मुमलिकत के ऐसे पैगामात मौसूल नहीं हुए थे जैसे शहबाज शरीफ को हुए हैं, तो फ़र्क वाज़े है। तो सर, ये जो सूरत बन रही है, अभी इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तहरीक-ए-इंसाफ के, वो आज चैलेंज भी हो गए और उसे कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई है, तो आप समझते हैं कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, फिर कुछ इस पर कोई मामला चल सकता है इलेक्शन कमीशन में, और कोई ऐसी सुकम जो है बाकी हैं कि दोबारा ये ख़त्म कर दी जाए? ना वो ठीक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं और ना इलेक्शन कमीशन गलत इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार है जी। वो भी फज इलेक्शन कराना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन भी मानने को तैयार नहीं है। हाँ। फिर मामला अदालतों में जाएगा, फिर चलता रहेगा, कबूल हो जाए ना कबूल हो जाए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये मुश्किलात कायम रहेंगी। मुझे इनमें कमी होती नजर नहीं आ रही। अच्छा मुजम्मल साहब, एक और बड़ी अहम आज चीज़ डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। उसी फॉर्म 45 का शोर किया जा रहा था। तहरीक-ए-इंसाफ मुसलसल 8 फरवरी से लेके अब तक जो है वो शोर कर रही है कि फॉर्म 45 सामने लाया जाए। अब वो सामने आ गया तो फिर तो कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता कि अगर वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो करेंगे तो फिर मामला आगे चले। देखें, अगर दो फॉर्म 45 मौजूद हैं, एक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, एक तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारान के पास फॉर्म 45 मौजूद है, तो ये मामला तो अब अदालत में जाएगा ना कि कौन सा फॉर्म 45 ठीक है। अभी तो सरकारी फॉर्म 45 ठीक है। अगर ये इलेक्शन कमीशन के जारी करदा किसी अपलोड करदा किसी फॉर्म 45 को चैलेंज करना चाहते हैं तो ये ट्रिब्यूनल में चले जाएं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं, 2018 में तो अपलोड नहीं किए गए थे, आज अपलोड कर दिए गए हैं, लिहाजा फिक्र की कोई बात नहीं। ये अपने ट्रिब्यूनल्स में जाएं और जाकर अपने मुकदमे लड़ें। चलें, फॉर्म 45 जो है मैच कर लें। बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे मुजम्मल सरवर्दी जो कह रहे थे कि आज जो करारदाद पेश की गई है तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए, वो बेसिकली एक NRO है जो हुकूमत से मांगा जा रहा है। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे खाकान नजीब साहब से। उनसे पूछेंगे कि जो माशी सूरत हाल बनने जा रही है उसका हल क्या है और अवाम को किस हद तक रिलीफ मिल सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत इस वक्त जो है मर्द वजूद में आ चुकी है और उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया गवर्नमेंट का, उसको चैलेंजेस क्या दरपेश आएंगे। IMF के साथ बात करनी है, बजट पेश करना है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली गैस के बिल और आवाम से वादे जो हैं वो किस हद तक पूरे हो पाएंगे। हमारे से मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, माशी तजियाकार हैं, माशी उमूर के माहिर हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। खाकान साहब, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो IMF के साथ भी बात करनी है, दूसरी तरफ कर्जे भी वापस करने हैं और तीसरा जो है बिजली गैस पेट्रोलियम मसनूआत के बिल हैं, कीमतें हैं कि वो आसमान पे बातें कर रही हैं और आवाम बड़ी तंग है। तो किस हद तक आवाम को रिलीफ मिल पाएगा सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आवाम का है वो तो कीमतों का बढ़ना है, बोथ एनर्जी प्राइसेस, इनके गैस, पेट्रोलियम और बिजली। और दूसरी बात जो आपने सही रखी, जो फूड प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए। जी। पहला चैलेंज तो यही है कि उनको कैसे संभाला जाए। दूसरा चैलेंज ऑफ कोर्स ये है कि आईएमएफ के जो करंट प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए और नए प्रोग्राम का इजरा किया जाए। और उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक टीम पुट टुगेदर करनी पड़ेगी जो जाके निगोशिएट कर सके एक नया प्रोग्राम आईएमएफ के साथ। और इसके साथ साथ फिर बजट आ जाएगा। याद रखिए कि बजट ही वो जरिया है जिससे आम आवाम के लिए ना सिर्फ रिलीफ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पे, बल्कि ऑल्सो ऐसे बजट दिया जाए जो कि एक रिफॉर्मिस्ट बजट हो और उससे आप पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें मुल्क की मईशत को चलाकर। ये 3 काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई रियली होप कि पाकिस्तान की जो हर एरिया है उसमें हम कोई ऐसे लोग ला सकें जो कि ये काम एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ के प्रोग्राम का लिखना, खुद उसको लिखना। देखिए आईएमएफ में जाना तो इज अ नो ब्रेनर, उसके बगैर तो मुल्क चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही आपको 25 अरब डॉलर इस साल पूरे करने हैं, 25 अरब डॉलर ही अगले साल। पर असल मसला तो यह है कि वो प्रोग्राम क्या होगा जिसके साथ आप आईएमएफ के जाएंगे। क्या आपने उस प्रोग्राम के लिए पूरे खद्दोखाल तय कर लिए हैं? क्या आपने देख लिया है कि आपके फिस्कल के, आपके मॉनेटरी के, आपके एनर्जी के, आपके क्या अहदाफ होंगे? आपका क्या प्रोडक्टिविटी का एजेंडा होगा? आपका ग्रोथ क्रिएट करने का क्या एजेंडा होगा? ये सब बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आई थिंक द टास्क अहेड ऑफ द न्यू गवर्नमेंट इज अ वेरी चैलेंजिंग वन। तो खाकान साहब मुझे सिर्फ बताइएगा कि गवर्नमेंट को क्या क्या ऑप्शन क्या है उनके पास, क्या एक्शन लेना चाहिए कि जो रिलीफ है जो पब्लिक मांग रही है और जिसका वादा किया गया है इलेक्शन में और पीएम की पहली स्पीच में भी जो है अपना वादा किया गया कि वो रिलीफ देंगे, तो इज इट पॉसिबल कि इन हालात में जो है वो गैस की बिल कम हो जाएं, बिजली के बिल कम हो जाएं और महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाए? देखिए ऐसा फौरी तौर पे बिलों की जो कमी है वो तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ये जरूर है कि आप अगर तंजीम नौ करेंगे एनर्जी सेक्टर की तो आने वाले सालों में आपकी जो बिजली की कीमतों का बढ़ना है उसको आप संभाल लेंगे। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू पुट इट। दूसरी बात ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान का जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसको बढ़ाकर आप एक रिलीफ जरूर दे सकते हैं लोगों को। इससे मतलब यह है कि इस वक्त जो बेस्ट है वो 467 अरब रुपए पे है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आईएमएफ से निगोशिएट किया जा सकता है कि 10 मिलियन हाउस होल्ड से बढ़ा 467 अरब जो इस वक्त आप दे रहे हैं उस कि कोई एसेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट लोगों के लिए क्रिएट किया जा सकता है कि आप डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे, उनको कोई साइकिल दें, कोई भैंस दें ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। ये है असल चीजें जो हुकूमत को करनी है। अब क्या हुकूमत की इतनी डीप सोच अभी मौजूद है और हुकूमत इन चीजों को कर रही है और फिर आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये सब कुछ करना है? इससे मतलब है कि एक नया आईएमएफ का 3 साल प्रोग्राम आपने निगोशिएट करना है। ये मतलब बड़ी सोबरिंग थॉट है कि पाकिस्तान 24वें आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहा है। एक आईसीयू का डॉक्टर है, आप 76 सालों में 24वीं बार उसके पास जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी। सो अगर इस स्टोरी को आपने ठीक करना है तो आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी का असर नौ जायजा लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ग्रोथ, सब एरियाज जो हैं बहुत वीक हैं। एनर्जी तंजीम नौ मांगता है। हमने टैक्सेशन की गुफ्तगू नहीं की। ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान का जो पूरा टैक्सेशन का निज़ाम है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 9% यील्ड कर रहा है एफपीआर। ये कतई तौर पे हमारे लिए एनएफसी के बाद और हमारे एक्सपेंडिचर्स के फैलाव के बाद ये काफ़ी नहीं है। फिर एक्सपेंडिचर का ओवरऑल रिफॉर्म है। अगर ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान को बहुत ही बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है। क्या आप कोई टीम ला सकते हैं जो ये सर्जरी कर सकती है मुल्क की? आई थिंक वी ऑल वेट फॉर दैट। और उसके बगैर वरना आप फिर 6 महीने बाद मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, हालात में बेहतरी नहीं आई होगी। बेहतरी इस्लाहात से ही आएगी, आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से आएगी और इन सारी चीज़ों को कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंट करने से आएगी। देखें, पहले इसहाक डार साहब ने आपको याद है पीडीएम गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब ने निगोशिएट किया और महंगाई का तूफान आ गया। अब भी इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं तो उनके कंधों पर भारी बोझ होगा खाकान साहब के वो आईएमएफ के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे कोई पब्लिक को रिलीफ मिले, क्योंकि आईएमएफ जो है वो भी ये चाहता है कि अगर सब्सिडी दी जा रही है तो सब्सिडी उसे दी जाए जिसका जो उसका हकदार है।
तो अगर हमने जो है वो 3000 सीसी 4000 सीसी की गाड़ियों को भी पेट्रोल उसी कीमत में देना है जो मोटरसाइकिल जो है वो डाल रहा है, तो फिर सब्सिडी देने का फ़ायदा कौन है? तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है जो मुज़ाकरात करने जा रही है वो कामयाब होंगे और कोई ऐसा फार्मूला तय किया जाएगा, कोई ऐसा एग्रीमेंट तय किया जाएगा कि जिससे वाकई वो उसे पूरा कर ले, ये इस्लाहत हो सके? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें पाकिस्तान को टारगेटेड सब्सिडी रेजीम पर लेके जाना है। इसका मतलब यह है कि मुस्तहिक को सब्सिडी मिले, और जो टैक्स कंसेशंस और एग्जाम्पशंस जी। तकरीबन 2400 अरब के हमने दिए हुए हैं, जो कि हमारे अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, उससे हमें दूर हटना है। आईएमएफ के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम निगोशिएट करना है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि वो प्रोग्राम उन लोगों पर बोझ डाले जो इसके जिसको सह सकते हैं, हाँ। और आम आदमी पर और मिडिल क्लास को इस बोझ से निकाले। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो करे। पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से जान छुड़ाए, पाकिस्तान के टैक्स को ब्रॉडन करे, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाए। पर ये सब काम करने के लिए मेरे भाई 6 7 8 के करीब पीएचडीज बहुत ही काबिल लोग आते हैं आईएमएफ की तरफ से। हाँ। हमें भी अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी जो ये काम उनके साथ कर सके, वरना फिर आईएमएफ के स्ट्रेट जैकेट प्रोग्राम में जाने से बनेगी नहीं, और वो एक सतही चीज पर सिम्टम्स को देखकर ट्रीटमेंट कर देंगे और आपको आईसीयू से बाहर निकाल लेंगे। 3 साल बाद भी ऐसा ना हो कि हमारे फंडामेंटल मसाइल वहीं पे खड़े हों। खाकान साहब, हमारी एक जो बड़ी फोर्स है वो नौजवान नस्ल है, और आपको पता है कि आईटी का दौर है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वो एआई का दौर है। तो इन जो हमारी यूथ फोर्स है उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए, गवर्नमेंट का साथ दे, मुल्क का साथ दे, पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करे? आसान तरीन तरीका यह है कि एक तो आईटी का सेक्टर बहुत अब्जॉर्ब कर सकता है, बट अपना जो रेगुलेटरी रजीम है उसको आसान करें। जब आप अपनी रेगुलेटरी रजीम को आसान करेंगे तो लोगों के पास मौके होंगे कि वो दाखिल हो सकें एज एंटरप्रेन्योर्स, वो नौकरियों से बढ़कर कोई चीज ढूंढ सकें। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी यूथ जो है वो फिर इन्वॉल्व हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थे खाकान नजीब साहब, हमसे बात कर रहे थे कि माशी सूरत जो है वो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और किस तरह के हालात हों कि आईएमएफ के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया जाए। हमने बात की कौमी असम्बली की, हमने बात की सियासत की, और हमने बात की जो माशी चैलेंजेस हैं उनकी। आपके सामने हालात हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं फैसला आपने करना है, और देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मुल्क को, अवाम को किस हद तक रिलीफ दे सकती है। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।